यह कहकर वो तुरंत वहां से भाग जाती है। इसके बाद अपनी गलती के लिए माफी मांगने के इरादे से अगली सुबह जियांग जियांग जल्दी ही फुंग फैमिली पहुंच जाती है। जैसे ही वो ओल्ड मास्टर फुंग को देखती है तुरंत झुककर कहती है, जी ग्रैंडपा फुंग, मुझे माफ कर दीजिए, कल मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए मुझे फुंग निन्हे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। यह सुनकर ओल्ड मास्टर फुंग काफी संतुष्ट हो जाते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जियांग जियांग, तुम और यूएन निन्हे इतने सालों से दोस्त हो, अगर उससे कोई गलती हुई है तो सीधे उसे बता सकती हो। अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो मुझे बताना, मैं खुद उसे समझाऊंगा, लेकिन हाथ उठाने से तुम दोनों की दोस्ती खराब हो सकती है। जिस पर जियांग जियांग तुरंत सिर हिलाकर कहती है, जी ग्रैंडपा फुंग, मुझे समझ आ गया। फिर ओल्ड मास्टर हंसते हुए कहते हैं, मैं भी उन बूढ़ों में से नहीं हूं जो बच्चों की हर गलती को पकड़कर बैठे रहते हैं। इसके बाद उनकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। फिर वो पूछते हैं, लेकिन आखिर यूएन ने ऐसा क्या किया था जिससे तुम इतनी नाराज हो गई? यह सुनकर जियांग जियांग तुरंत असहज हो जाती है। वो इस बात को कह भी नहीं सकती थी। जिस पर वो जल्दी से जवाब देती है, कुछ नहीं ग्रैंडपा फू, बस एक गलत फहमी थी। लेकिन ओल्ड मास्टर फू उम्र और अनुभव में बहुत आगे थे। वो तुरंत भांप जाते हैं कि मामला इतना आसान नहीं है। फिर वो मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्या यूएन ने मेरे पोते को दुख पहुंचाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जांग जांग जल्दी से जवाब देती है। फिर टॉपिक बदलने के लिए पूछती है, वैसे भैया और फुंग उयन अभी तक उठे नहीं क्या? जिस पर ओल्ड मास्टर मुस्कुराकर कहते हैं, शायद कल रात ज्यादा थक गए थे, इसलिए अभी तक सो रहे हैं। यह सुनते ही जियांग जियांग के गाल हल्के लाल हो जाते हैं। कल रात ज्यादा थक गए थे, इस एक लाइन से ही इंसान बहुत दूर तक सोच सकता था। तभी ओल्ड मास्टर हंसते हुए पूछते हैं, जियांग जियांग, तुम्हें पोता पसंद है या पोती? यह सुनकर जियांग जियांग पूरी तरह चौंक जाती है। पोता, पोती? फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है, क्या फुंग गुयननिंग प्रेग्नेंट हो गई है? लेकिन उनकी शादी को अभी कितना समय हुआ है, इतना जल्दी कैसे हो सकता है? जिस पर वो घबराकर पूछती है, ग्रैंडपा, क्या यूएननिंग प्रेग्नेंट है? ओल्ड मास्टर हंस पड़ते हैं, नहीं, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। यह सुनकर जियांग जियांग राहत की सांस लेती है, लेकिन फिर वो सच में सोचने लगती है, अगर भैया का बच्चा हुआ तो? कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है, मुझे तो पोता ज्यादा पसंद होगा, अगर वो बिल्कुल भैया जैसा निकला तो कितना अच्छा होगा। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है, अगर बच्चा फुंग उयेन इन्हें पर गया तो? यह सोचते ही वो तुरंत उस ख्याल को दिमाग से निकाल देती है। जिस पर ओल्ड मास्टर सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ, मेरी भी यही सोच है। जियांग जियांग भी सहमति में सिर हिला देती है, लेकिन फिर वो शरारती अंदाज में पूछती है, अगर मान लीजिए उनकी बेटी हुई और वो बिल्कुल फुंग उयेन निन्हे जैसी निकली, तब? यह सुनकर ओल्ड मास्टर उसे घूरते हैं, फिर मन ही मन सोचते हैं, पहले तो ये लड़की काफी समझदार लगती थी, अब इतनी शरारती कब हो गई? जिस पर वो गहरी सांस लेकर कहते हैं, बेहतर होगा कि तुम ऐसी दुआ कभी मत मांगना। जियांग जियांग हैरानी से पूछती है, क्यों? ओल्ड मास्टर बेबस होकर जवाब देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा भाई बिल्कुल मेरी तरह बन जाएगा, हर दिन अपनी बेटी की चिंता में परेशान रहेगा। फिर वो आगे कहते हैं, जियांग जियांग, तुमने खुद देखा है कि इन सालों में इस नालायक पोती ने मुझे कितनी बार गुस्सा दिलाया है। यह सुनकर जियांग जियांग भी सिर हिला देती है। सच कहें तो अगर ओल्ड मास्टर का दिल मजबूत ना होता तो शायद फुंग उयेन निन्हा उन्हें कब का परेशान कर चुकी होती। फिर जियांग जियांग हंसते हुए कहती है, ग्रैंडपा, आप चिंता मत कीजिए, उनके बच्चे बिल्कुल फुंग उयेन निन्हा जैसे नहीं होंगे। और तभी मैं और फुंग उयेन निन्हा सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और संयोग से उसकी यही बात हमारे कानों में पड़ जाती है। जिस पर फुंग युएन निन्हा तुरंत नाराज होकर कहती है, जियांग जियांग, सुबह सुबह कैसी बकवास कर रही हो? उसे सच में गुस्सा आ जाता है। कल ही तो जियांग जियांग उससे लड़ने पहुंच गई थी और आज सुबह सुबह ग्रैंडप्पा के सामने उसकी बुराई कर रही थी। जिस पर जियांग जियांग उसकी आंखों के नीचे बने डार्क सर्कल्स देख लेती है। फिर तुरंत कहती है, मैंने गलत क्या कहा? तुमने मेरे भाई को रात भर सोने नहीं दिया। अगर बच्चा तुम्हारे जैसा हुआ तो फुंग फैमिली का भविष्य खत्म हो जाएगा। यह सुनकर ओल्ड मास्टर फुंग भी सिर हिलाते हैं, फिर कहते हैं, यही वजह है कि मैंने हर हाल में जियांग चेन को वापस बुलाया। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों के जेन्स मिलकर अगली पीढ़ी को बेहतर बनाएं। इसके बाद वो लंबी सांस लेकर कहते हैं, मेरी जनरेशन तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर मेरा बेटा पैदा हुआ जो प्यार में पागल निकला, और उसके बाद पैदा हुई यह जिद्दी और सिरदर्द पोती। अगर अभी फैमिली में अच्छे जीन्स नहीं आए तो अगली पीढ़ी एक साथ जिद्दी भी होगी और प्यार में पागल भी, तब सच में फूंग फैमिली खत्म हो जाएगी। यह सुनकर फूंग उयेन निन्हा लगभग फट पड़ती है। ग्रैंडपा, आपका मतलब क्या है? मैं आपकी सगी पोती हूँ। जियांग जियांग मेरी बुराई कर रही है और आप उसका साथ दे रहे हैं? क्या इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है? यह देखकर मैं उसकी तरफ देखता हूँ। उसके गाल फूले हुए थे और चेहरा नाराज बच्चे जैसा लग रहा था। जिस पर मैं अपनी बहन को समझाते हुए कहता हूँ, जियांग जियांग, अपनी भाभी के बारे में ऐसे मत बोलो। यह सुनते ही फूंग युएन निन्ह मेरी तरफ देखती है और तुरंत उसके चेहरे पर संतोष आ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, गलत सोच रही थी मैं। जब तक जियांग चेन मेरे साथ है
इस घर में मेरी पोजीशन बनी रहेगी। उधर जांग जांग मुझे और फुंग उयन निन को बारी बारी से देखती है। भाभी, यह शब्द उसके लिए अभी भी काफी अजीब था। फिर वो मुंह बनाकर कहती है, मैं अभी भी यह शब्द बोलने की आदत नहीं डाल पाई हूँ। जिस पर फुंग उयन निन्हा पूछती है, वैसे सुबह सुबह यहाँ आई क्यों हो? जियांग जियांग तुरंत जवाब देती है, मैं अपने भाई से मिलने आई हूँ। यह सुनकर फुंग उयन निन्हा राहत की सांस लेती है, क्योंकि एक पल के लिए उसे लगा था कि जियांग चेन ने सच में जियांग जियांग को उसकी पिटाई के लिए बुलाया है। इसके बाद सभी लोग साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर मैं और फुंग युन निन्हा अलग अलग कार्स लेकर ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जियांग जियांग अचानक जिद पकड़ लेती है, मैं भाभी की कार में जाऊंगी। जिस पर फुंग उयन निन्हा तुरंत मना कर देती है, हम दोनों का रास्ता अलग है, तुम अपने भाई के साथ जाओ। आखिर जियांग ग्रुप और फुंग ग्रुप अलग अलग दिशाओं में थे, लेकिन जियांग जियांग जिद्दी अंदाज में कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। यह सुनकर फुंग उयन निन्हा बेबस हो जाती है और आखिरकार कार स्टार्ट कर देती है। रास्ते में जियांग जियांग पैसेंजर सीट पर बैठी हुई कहती है, क्या आप थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकती? जिस पर फुंग उयन निन्हा उलझकर पूछती है, किस चीज पर कंट्रोल? जियांग जियांग तुरंत जवाब देती है, मेरे भाई दिन भर कंपनी के काम में बिजी रहते हैं, रात को तो उन्हें आराम करने दो। यह सुनते ही फुंग उयन निन्हा का चेहरा लाल पड़ जाता है, लेकिन वो बिल्कुल पीछे नहीं हटती। फिर सीधे कहती है, मैं नहीं मानती, हम अभी न्यूली मैरिड कपल हैं, फिर मैं कंट्रोल क्यों करूं? यह सुनकर जियांग जियांग के पास कोई जवाब नहीं बचता, इसलिए वो सीधे टॉपिक ही बदल देती है। उधर मुझे फुंग उयन निन्ह का मैसेज मिलता है, लियू न्यूयन और बाकी फ्रेंड्स को हमारी शादी के बारे में पता चल गया है, अब वो सब पार्टी मांग रहे हैं, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? जिस पर मैं बिना ज्यादा सोचे जवाब देता हूँ, ठीक है। इसके बाद फुंग उयन निन्ह सारी अरेंजमेंट कर देती है और शाम को हम दोनों ऑफिस से जल्दी निकलकर रेस्टोरेंट की तरफ रवाना हो जाते हैं। फुंग उयन निन्ह ने बहुत ज्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया था, सिर्फ लियू न्यूयन, बाच वाई, थच यू और कुछ दूसरी फीमेल फ्रेंड्स थीं जिनसे उसका काफी अच्छा रिश्ता था। जिसके बाद सभी लोग एक एक करके वहां पहुंचने लगते हैं। जो लोग इस बारे में कुछ नहीं जानते थे वे मुझे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। जिस पर जब फुंग उयन निन मेरा इंट्रोडक्शन देती है तो वे लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आखिर फुंग उयन निन्ह ने इतनी चुपचाप शादी कैसे कर ली और ऊपर से उसका हस्बैंड इतना हैंडसम भी है। इसके बाद सबसे आखिर में बाचवाय आती है, लेकिन वह अकेली नहीं आती बल्कि अपने साथ एक काफी स्मार्ट और हैंडसम आदमी को भी लेकर आती है, जिसे देखकर वहां मौजूद कई लोगों के चेहरे पर दिलचस्पी भरे एक्सप्रेशंस दिखाई देने लगते हैं। वहीं मैं लोगों के चेहरे पढ़ने में काफी माहिर होता हूँ, इसलिए जैसे ही वह आदमी सामने आता है मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि फुंग उयन निन्ह और उसके बीच का रिश्ता बिल्कुल भी साधारण नहीं है। जिस पर वह आदमी मुस्कुराते हुए फुंग उयन निन्ह के पास आता है और कहता है, उयन निन्ह, यह गिफ्ट मैं ट्रैवल के दौरान तुम्हारे लिए खरीद कर लाया हूँ। जिस पर फुंग उयन निन्ह वह गिफ्ट लेती है और शिष्टता से कहती है, थैंक यू। इसके बाद वह मेरा हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं। फिर मेरी तरफ देखकर कहती है, गियांग थान, और उस आदमी की तरफ इशारा करके कहती है, ये मेरे फ्रेंड त्रान तांतु हैं। यह सुनते ही त्रान तांतु की आंखें फैल जाती हैं। वह अविश्वास से पहले फुंग उयन निन्ह को देखता है और फिर मुझे देखने लगता है। क्या उयन निन्ह, तुम क्या कह रही हो? क्या मैंने गलत सुना है? वह हैरानी से कहता है, मैं तो सिर्फ 1 महीने के लिए ट्रैवल पर गया था, इतने कम समय में तुम्हारी शादी कैसे हो गई? मुझे तो इसकी कोई खबर ही नहीं मिली। फिर वह सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं यकीन नहीं करता, तुम जरूर मुझसे झूठ बोल रही हो। लेकिन अगले ही पल उसके मन में सवाल उठता है कि फुंग उयन निन्ह उसे झूठ क्यों बोलेगी। जिस पर मैं शांति से कहता हूँ, हेलो, मैं यूएन निन का हस्बैंड हूँ। यह सुनकर तांतु का चेहरा तुरंत उतर जाता है। वह दुख और मायूसी भरी नजरों से फुंग यूएन निन को देखता है। यूएन निन, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं था, फिर अचानक हस्बैंड कहाँ से आ गया? फिर वह शक भरी नजरों से मुझे देखकर कहता है, क्या सिर्फ मुझे रिजेक्ट करने के लिए तुमने किसी को पैसे देकर एक्टिंग करने के लिए बुलाया है? जिस पर फुंग उयन निन्ह ठंडे स्वर में कहती है, नहीं, मैंने सच में शादी की है, हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट भी ले चुके हैं और यह जियांग जियांग के बड़े भाई हैं। ट्रांतांतु अक्सर जियांग जियांग के ग्रुप के साथ घूमता था, इसलिए वह उसे अच्छी तरह जानता था। जिसके बाद वह ध्यान से मुझे देखने लगता है। उसे साफ दिखाई देता है कि मेरी और जियांग जियांग की शक्ल में काफी समानता है और वह यह भी जानता है कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड वाला इंसान किसी बेकार ड्रामा में हिस्सा नहीं लेगा, वरना बाद में अपर क्लास सर्कल में उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। जिस पर उसे आखिरकार मानना पड़ता है कि हमारी शादी सच में हो चुकी है। यह एहसास होते ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसके मन में पछतावा भर जाता है, काश मैं ट्रैवल पर नहीं गया होता। अगर मैं यहीं होता तो शायद मुझे पहले ही पता चल जाता कि फुंग उयन निन्ह शादी करने वाली है। शायद मैं इसे रोक भी सकता था। वहीं फुंग उयन निन्ह के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देने लगती है। वह सीधे कहती है, आज शादी के बाद पहली बार हमने सबको डिनर पर बुलाया है, इसलिए माहौल खराब मत करो। अगर तुमने हद पार की तो मुझे तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहना पड़ेगा। जिसके बाद सभी मेहमान आ चुके होते हैं और सब लोग डिनर शुरू कर देते हैं। हर कोई हमें लगातार शुभकामनाएं देने लगता है, जिससे पूरा माहौल काफी अच्छा बना रहता है। हालांकि ट्रान तान तो खुश नहीं होता, लेकिन वह कोई बवाल भी नहीं करता। वह बस अपनी सीट पर बैठा रहता है। कभी फुंग उयन निन्ह को देखता है तो कभी मुझे देखने लगता है। वहीं जब कभी मेरी नजर उस पर पड़ती है तो मैं भी उसकी तरफ देखने लगता हूँ। यह देखकर फुंग उयन निन्ह के मन में हल्की बेचैनी पैदा होने लगती है। वह सोचती है, कहीं ब्रदर थान मुझे
और तान तांतु को लेकर गलतफहमी तो नहीं पाल रहे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों बचपन से सिर्फ फ्रेंड्स रहे हैं, मैंने कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, न ही किसी आदमी के साथ कोई एम्बिगियस रिलेशनशिप रखी। वैसे भी मुझे कभी कोई पसंद ही नहीं आया। डिनर खत्म होने के बाद सभी लोग क्लब की तरफ चले जाते हैं, जिसके बाद वहाँ गेम्स, सिंगिंग और ड्रिंकिंग शुरू हो जाती है। सब लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं मैं सोफा पर बैठा हुआ फोंग उयेन निन्हे को गाते हुए देख रहा होता हूँ। उसकी वॉइस बहुत खूबसूरत होती है और उसकी प्रेजेंस भी काफी शानदार होती है, जिस पर मैं चुपचाप उसे निहारता रहता हूँ। कुछ देर बाद उसका सॉन्ग खत्म हो जाता है और अगला सॉन्ग ट्रान तांतु का होता है। लेकिन जैसे ही वह माइक्रोफोन पकड़ता है, अचानक म्यूजिक बंद कर देता है। फिर वह सीधे मेरी तरफ देखकर कहता है, ब्रदर दन, मुझे पता है कि आप फुंग उयन निन से प्यार नहीं करते। यह सुनते ही पूरा हॉल शांत हो जाता है। सभी लोगों की नजरें तुरंत मेरी और त्रान तांतु की तरफ मुड़ जाती हैं। फिर वह गंभीर आवाज में कहता है, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप फोंग उयन नीन को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाएं, तो आपकी हर शर्त मंजूर होगी। इसके बाद वह आगे कहता है, मैंने अभी पूरे सर्कल में पूछताछ की है। आप हाई स्कूल खत्म करने के बाद विदेश चले गए थे और इतने सालों में बहुत कम वापस लौटे हैं, जबकि फोंग उयन नी हमेशा यहीं रही है। तुम दोनों के बीच कभी कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा और बिना कांटेक्ट के प्यार होना नामुमकिन है। इसलिए यह शादी जरूर एक बिजनेस मैरिज है, एक ऐसा मैरिज अलायंस जो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए किया गया है। और अगर ये सब बेनिफिट्स के लिए है, तो मैं भी बेनिफिट्स देकर आपको डिवोर्स के लिए मना सकता हूँ। यह सुनकर फुंगुयेन निन्ह गुस्से से भर जाती है। उसकी आंखों में साफ नाराजगी दिखाई देती है। तुम कैसी बकवास कर रहे हो? लेकिन ट्रान तान तो पूरी गंभीरता से कहता है, फुंगुयेन निन्ह, वह तुमसे प्यार नहीं करता और तुम भी उससे प्यार नहीं करती। ऐसे रिलेशनशिप में कभी हैप्पीनेस नहीं मिलती। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर फुंगुयेन नीन उसे घूरते हुए कहती है, क्या तुम खुद को सेवियर समझते हो? मुझे बचाने चले हो? यह सुनकर तान तांतु का दिल और टूट जाता है, क्योंकि वह साफ महसूस कर लेता है कि फुंगुयेन नीन अब मुझसे प्यार करने लगी है। उसका दिल पूरी तरह मेरी तरफ झुक चुका है और अब वह उसे अपनी बातों से नहीं मना सकता। जिसके बाद वह फिर मेरी तरफ देखता है। मैं मुस्कुराकर पूछता हूँ, तो क्या कोई भी कंडीशन चलेगी? यह सुनते ही फुंगुयेन निन्ह चौंक कर मेरी तरफ देखती है। ब्रदर थन, आपका क्या मतलब है? उसके मन में डर पैदा हो जाता है। कहीं ये सच में डिवोर्स के लिए तैयार तो नहीं हो गए? वह मन ही मन सोचती है, अगर इस आदमी ने मुझे डिवोर्स देकर सेकंड हैंड वाइफ का टैग दे दिया, तो मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। जिस पर मैं मुस्कुराते हुए अपनी कीमत बताता हूँ, 100 बिलियन। मुझे स्टॉक्स नहीं चाहिए, मुझे एंटिक्विज और ज्वेलरी भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कैश और रियल एस्टेट चाहिए। ये सुनते ही आसपास बैठे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। वहीं फुंगुयेन निन्ह के पास बैठी एक लड़की उसे हल्का सा धक्का देकर मजाक में कहती है, फुंग फैमिली की यंग लेडी तो बड़ी महंगी निकली। जिस पर फुंगुयेन निन्ह उसे घूर कर देखती है। वहीं तान तान तो पूरी तरह चुप हो जाता है। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो चुका होता है। कुछ देर बाद वह मुश्किल से कहता है, 100 बिलियन कैश और प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है, अगर होती तो मैं जरूर दे देता। जिस पर मैं मुस्कुराकर पूछता हूँ, क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि वह इतनी वैल्यू नहीं रखती? फिर मैं फोंग उयेन निन्ह की तरफ देखकर कहता हूँ, क्या तुम्हारे दिल में फोंग उयेन नीन की कीमत 100 बिलियन भी नहीं है? यह सुनकर तान तांतु को लगता है कि मैं उसका अपमान कर रहा हूँ। वह तुरंत कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरे दिल में उयेन नीन एक प्राइसलेस ट्रेजर है। जिस पर मैं मुस्कुराते हुए जवाब देता हूँ, अगर वह प्राइसलेस ट्रेजर है तो 100 बिलियन देकर उसे हासिल करना तुम्हें मंजूर होना चाहिए। त्रान तंतु कड़वी हंसी हंसता है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं रिच सेकंड जनरेशन जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जब चाहूँ 100 बिलियन निकाल दूं। मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, तो फिर क्या किया जाए? जिस पर तान तान तो पूरी तरह निराश नजर आता है। मुझे नहीं पता। उसे चुप देखकर मैं फिर कहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर लेता हूँ। तुम मेहनत करके पैसा कमाओ और जिस दिन तुम्हारे पास 100 बिलियन हो जाए, उस दिन मेरे पास वापस आ जाना। यह सुनकर ट्रान तांतु का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा होता है, आखिर मुझे 100 बिलियन कमाने में कितने साल लग जाएंगे? ट्रान तांतु अपने दिल की बात सबसे अच्छी तरह जानता था। उसे पता था कि वह बस एक बेफिक्र यंग मास्टर है जो आराम से जिंदगी गुजारता आया है। उसके अंदर कोई बिजनेस टैलेंट नहीं है, लेकिन फोंगुयेन नीन के लिए वह सब कुछ करने को तैयार था। जिस पर तान तांतु दांत भींचकर कहता है, यह बात आपने खुद कही है, आप मेरा इंतजार कीजिए। जिस दिन मैं 100 बिलियन कमा लूंगा, उस दिन मैं यह रकम आपको दूंगा और आप फोंगुयेन नीन को डिवोर्स दे देंगे। जिस पर मैं सिर हिलाते हुए कहता हूँ, ठीक है। फिर मैं आसपास मौजूद लोगों की तरफ देखकर कहता हूँ, तुम सब इस बात के विटनेस हो? जिसके जवाब में सभी लोग हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल, हम सब गवाह हैं। फिर कोई मजाक उड़ाते हुए कहता है, त्रान तान तू, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जल्दी से 100 बिलियन कमा लो, वरना कुछ दशकों बाद जब फोंगुयेन निन्ह बूढ़ी हो जाएगी, तब 100 बिलियन देकर उसे हासिल करने का क्या फायदा रहेगा? यह सुनते ही फोंगुयेन निन्ह पास रखी फ्रूट प्लेट से एक सेब उठाकर उसकी तरफ फेंक देती है। तुम खुद बूढ़े और बदसूरत हो जाओगे। जिस पर वह लड़की आसानी से सेब पकड़ लेती है, एक बाइट लेती है और जोर से हंस पड़ती है। वाकई 100 बिलियन की यंग लेडी का रुतबा ही अलग है। वैसे यह फ्रूट किसने काटा है? इतना स्वीट कैसे है? 100 बिलियन की यंग लेडी के हाथों की कीमत ही शायद 1 बिलियन से ज्यादा होगी। फिर मीठा तो होना ही था। जिस पर आसपास बैठे लोग भी हंसने लगते हैं। तभी ट्रान तांतु पूरी ईमानदारी से कहता है, ओ यन्नन,
इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम चाहे बूढ़ी हो जाओ या बदसूरत, मैं हमेशा तुम्हें पसंद करूंगा। यह सुनकर फुंग गुयेन निन्ह ठंडी आवाज में कहती है, ऐसा बोल रहे हो जैसे सिर्फ मैं ही बूढ़ी होंगी। क्या तुम लोग अमर हो? क्या तुम सब हमेशा जवान ही रहोगे? जिस पर एक और लड़की मजाक में कहती है, अगर ऐसा है तो फुंग गुयेन निन्ह को छोड़ दो और मुझे चुन लो। वह 100 बिलियन मांग रही है, लेकिन मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगी, सिर्फ 50 बिलियन में काम हो जाएगा। यह सुनकर सभी लोग ठहाके लगाने लगते हैं। वहीं ट्रान तान तू दुखी चेहरे से कहता है, तुम लोग बहुत बुरे हो, मेरे दर्द पर अपनी खुशी बना रहे हो। जिसके बाद सभी लोग रात के लगभग 1 बजे तक मस्ती करते रहते हैं। हालांकि ट्रान तान तो रात 10 बजे ही वहां से चला गया था, क्योंकि वह वहां बैठकर हम दोनों का रोमांस नहीं देखना चाहता था। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था, मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का तरीका ढूंढना होगा। इसके बाद मैं और फोंगुयन नी घर वापस लौट आते हैं, लेकिन जैसे ही हम बेडरूम में पहुंचते हैं, फोंगुयन नी मुझे घूरने लगती है। मैं मुस्कुराकर पूछता हूँ, क्या हुआ? तुम्हें लगता है 100 बिलियन कम था या ज्यादा था? असल में वह पूरे समय इसी बात को लेकर नाराज रही थी। जिस पर वह होंठ फुलाकर कहती है, मजाक मत करो, तुम जानते हो कि ट्रान तान तो कभी 100 बिलियन नहीं ला सकता। मैं हंसते हुए कहता हूँ, हाँ यह तो सही है। लेकिन वह तुरंत पूछती है, और अगर वह सच में 100 बिलियन ले आया तो? अगर किसी दिन वह सचमुच इतना पैसा कमा ले तो? ये कहते हुए उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिक जाती हैं। वहीं मेरी नजर उसके गुलाबी होंठों पर चली जाती है। मेरा गला हल्का सा हिलता है। फिर मैं जानबूझकर कहता हूँ, अगर वह सच में 100 बिलियन लेकर आ गया तो मुझे मजबूरी में वह रकम स्वीकार करनी पड़ेगी। यह सुनते ही फोंगुयन नींग गुस्से से मेरे सीने पर मुक्का मार देती है। ग्यांग थान, तुम बहुत बुरे हो, क्या तुम सच में मुझे बेचने वाले हो? जिस पर मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ और धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। उसके सिर को अपने सीने से लगाकर मैं उसकी हल्की फूलों जैसी खुशबू महसूस करने लगता हूँ, और पता नहीं क्यों मेरा दिल अचानक नरम पड़ जाता है। फिर मैं उसके कान के पास धीरे से कहता हूँ, दुनिया में किसी को भी बेच सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी नहीं। मेरी फोंग फैमिली की यंग लेडी तो प्राइसेस है। यह सुनकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह फिर भी नखरे करते हुए कहती है, अभी क्लब में तो ऐसा नहीं बोल रहे थे, वहां तो मुंह खोलते ही 100 बिलियन मांग रहे थे। मुझे तो लगता है तुम पैसे के पीछे पागल हो गए हो। जिस पर मैं हंस देता हूँ और उसके मुलायम गाल को हल्के से छूते हुए कहता हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। जिस किसी की भी नजर तेज है वह समझ सकता है कि ट्रान तान तो तुम्हें पसंद करता है। अगर उसे पूरी तरह उम्मीद से बाहर नहीं किया जाता तो वह आगे भी तुम्हारे पीछे घूमता रहता। यह सुनकर फुंग उयेन नी कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से मेरी शर्ट पकड़ लेती है और धीमी आवाज में कहती है, लेकिन हमारे बीच कुछ भी नहीं था, हम सिर्फ फ्रेंड्स थे। मैंने कभी उसके बारे में वैसे नहीं सोचा। जिस पर मैं उसकी लाल होती आंखों को देखकर मुस्कुरा देता हूँ। मैं उससे कहीं ज्यादा उसे समझता था। ऊपर से देखने पर वह एक घमंडी यंग लेडी लगती थी, लेकिन असल में उसका दिल बहुत साफ और मासूम था। वह हमेशा अपने आसपास के लोगों के साथ दूरी और रिश्तों की सीमा साफ रखती थी। पहले भी जब जियांग जियांग ने उसे गलत समझकर कंपनी के नीचे परेशान किया था, तब मैं यह बात समझ गया था। वह देखने में जिद्दी लगती थी, लेकिन उसने कभी जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाया। यहाँ तक कि लियो न्यूयन और थैक यू जब उसे ड्रिंक पिलाने के लिए मजबूर करते थे, तब भी वह बस कुछ शिकायतें करती थी, लेकिन दिल में बात नहीं रखती थी। वहीं शुरुआत में मैंने उससे शादी सिर्फ फूंग ओल्ड मास्टर की वजह से की थी। मैं फूंग फैमिली की मदद करना चाहता था और अपने ग्रैंडफादर की आखिरी इच्छा भी पूरी करना चाहता था। मैं चाहता था कि वह मैच्योर बने और फूंग फैमिली का फ्यूचर संभाले। लेकिन जितना ज्यादा समय मैं उसके साथ बिताता गया, उतना ही मुझे महसूस होने लगा कि यह लड़की वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा लोग उसे समझते हैं। सब लोग उसे बिगड़ी हुई रिच यंग लेडी मानते थे, लेकिन उसके अंदर सबसे सच्चा और सबसे पवित्र दिल छिपा हुआ था। वह मेरे 1 हफ्ते के बिजनेस ट्रिप पर जाने से उदास हो जाती थी। वह ली वान थू के साथ मुझे खाना खाते देखकर जेलस हो जाती थी। जब मैं थका होता था तो वह अनाड़ी तरीके से मेरी केयर करने की कोशिश करती थी, और जब जियांग जियांग ने हमारे रिश्ते को लेकर गलतफहमी पाल ली थी, तब वह शर्माते हुए हमारे बीच की नजदीकी स्वीकार कर चुकी थी। इन छोटी छोटी बातों ने कब मेरे दिल की दीवारें तोड़ दी, मुझे खुद पता नहीं चला। जो शादी कभी सिर्फ जिम्मेदारी थी, वह धीरे धीरे एक नरम और खूबसूरत एहसास में बदलती चली गई। जिस पर वह धीरे से पूछती है, तो क्या तुम सच में मुझ पर भरोसा करते हो? मैं उसके माथे पर हल्का सा किस करता हूँ और मुस्कुराकर कहता हूँ, बिल्कुल, मैंने कभी तुम पर शक नहीं किया। यह सुनते ही फूंग उये नीन का चेहरा लाल हो जाता है। फिर वह जल्दी से मुझे धक्का देती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। मैं नहाने जा रही हूँ, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। लेकिन उसकी चाल देखकर साफ पता चल रहा होता है कि वह बेहद खुश है। आगे अगले दिन सुबह जैसे ही मैं नीचे आता हूँ, मुझे डाइनिंग रूम में बैठा जियांग जियांग दिखाई देता है। वह मुझे ऐसी नजरों से देख रहा होता है जैसे मैंने उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। जिस पर फुंगुयन निन्ह दूध लेकर अंदर आती है और जियांग जियांग का चेहरा देखकर हंसी रोक नहीं पाती। जियांग जियांग, यह एक्सप्रेशन कैसा है? क्या किसी ने तुमसे पैसे उधार लेकर वापस नहीं किए? यह सुनकर जियांग जियांग उसे घूरता है और फिर मेरी तरफ देखने लगता है। ब्रोदर, क्या कल रात आप फिर ठीक से नहीं सोए? आपकी डार्क सर्कल्स तो और गहरी हो गई हैं। फिर वह
वह शरारती मुस्कान के साथ कहता है, फूंग गुयेन नीन्ह, क्या आप थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकती? यह सुनते ही फूंग गुयेन नीन्ह का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। ग्यांग ग्यांग, क्या तुम हर वक्त ऐसी बातें करना बंद नहीं कर सकते? उसी समय फूंग ओल्ड मास्टर अंदर आते हैं और यह बात सुन लेते हैं, जिस पर वह हंसते हुए कहते हैं, यंग पीपल में एनर्जी ज्यादा होना बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे मैं तो अपने ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड का इंतजार कर रहा हूँ। यह सुनते ही फूंग गुयेन निन्ह शर्म से मेरे पीछे छिप जाती है और मेरी शर्ट कसकर पकड़ लेती है, जिस पर मैं उसके हाथ पर हल्की थपकी देता हूँ और जियांग जियांग की तरफ देखकर कहता हूँ, अपनी भाभी को छेड़ना बंद करो, जल्दी ब्रेकफास्ट खत्म करो और कंपनी जाओ। यह सुनते ही जियांग जियांग का चेहरा उतर जाता है। ब्रोदर, मैं सच में काम नहीं करना चाहता, मैं बस एक बेफिक्र रिच सेकंड जनरेशन बनकर जीना चाहता हूँ। लेकिन मैं सख्त आवाज में कहता हूँ, नहीं, तुम बहुत खेल चुके हो, अब कंपनी मैनेज करना सीखो। भविष्य में जियांग फैमिली की प्रॉपर्टी में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। ल्यून्युएन और थच डुडू के पेरेंट्स तो पहले ही उन्हें कंपनी भेज चुके हैं। अब वे तीनों हर दिन साथ में ऑफिस जाते हैं। हालांकि शिकायतें बहुत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैच्योर भी हो रहे हैं। उनका घमंडी स्वभाव भी काम के दौरान बदल रहा है और यही वह रिजल्ट था जिसकी मुझे उम्मीद थी। इसके बाद कार में बैठे बैठे फुंग उयेन निन अचानक पूछती है, वैसे उस समय तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा था? यह सुनते ही स्टीयरिंग पकड़ने वाला मेरा हाथ एक पल के लिए रुक जाता है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और धीरे से पूछता हूँ, क्या तुम सच सुनना चाहती हो? जिस पर वह सिर हिलाती है। वहीं मैं हल्की सांस छोड़ते हुए कहता हूँ, सच ये है कि शुरुआत में ग्रैंडफादर ने मुझे ढूंढा था। जो कंडीशंस उन्होंने रखी थी उन्हें मैं मना नहीं कर सकता था और मैंने ग्रैंडफादर से 2 वादे भी किए थे। पहला, तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाना, और दूसरा, फुंग फैमिली के लिए एक हेयर देना। लेकिन अब मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता हूँ, अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक शांत और खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूँ। उयेन निन्ह, अब यह रिश्ता किसी बेनिफिट की वजह से नहीं है, न किसी प्रॉमिस की वजह से, यह सिर्फ तुम्हारी वजह से है। यह सुनते ही फुंग उयेन निन्ह अचानक सिर उठाकर मेरी तरफ देखने लगती है। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही होती है, साथ ही थोड़ा अविश्वास भी। वह धीरे से पूछती है, क्या तुम सच कह रहे हो? जिस पर मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल सच। मुझे तुम्हारा घमंडी अंदाज पसंद है, मुझे तुम्हारी मासूमियत पसंद है, मुझे तुम्हारा वह स्वभाव पसंद है जहाँ तुम मुंह से कुछ और बोलती हो लेकिन दिल में कुछ और होता है, और सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारे साथ बिताया हर पल पसंद है। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मेरे लिए बहुत पहले ही रियल मैरिज बन चुकी है। यह सुनते ही उसकी आंखें लाल होने लगती हैं। फिर वह हल्की शिकायत भरे स्वर में कहती है, ग्यांगथान, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं कही? मैं हमेशा सोचती रही कि तुम सिर्फ ग्रैंडफादर से किए गए प्रॉमिस की वजह से मेरे साथ हो। जिस पर मैं उसके बालों को सहलाते हुए कहता हूँ, ये मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें इतने समय तक परेशान होने दिया। इसके बाद हम कंपनी पहुंच जाते हैं। वहीं दोपहर में जब मैं अपना काम खत्म करता हूँ तभी लीवांथू का फोन आ जाता है। ग्यांगथान, क्या आज रात तुम फ्री हो? क्लास रियूनियन है, सब लोग चाहते हैं कि तुम भी आओ। जिस पर मैं बिना सोचे जवाब देता हूँ, माफ करना, आज रात मुझे अपनी वाइफ के साथ रहना है। यह सुनकर दूसरी तरफ कुछ सेकंड की खामोशी छा जाती है। फिर लीवांथू मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं समझ गई, तुम्हें हमेशा खुशियां मिलें, थैंक यू। मैं फोन रख देता हूँ और मेरे दिल में कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि पुराने क्लासमेट्स की भावनाएं समय के साथ बहुत पहले ही धुंधली हो चुकी थीं। अब मेरे दिल में सिर्फ एक ही इंसान था, फुंग उयेन निन्ह। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद जैसे ही मैं नीचे आता हूँ, मुझे फुंग उयेन निन्ह कार के पास खड़ी दिखाई देती है। वह मेरा इंतजार कर रही होती है। उसके हाथ में एक थर्मस बॉक्स भी होता है, जिस पर मैं हैरानी से पूछता हूँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं जल्दी से उसके हाथ से थर्मस ले लेता हूँ, जिस पर वह मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। यह बर्ड नेस्टेड सूप है, मैंने इसे बुक में दिए गए रेसिपी के हिसाब से बनाया है। यह शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। यह सुनकर मेरा दिल गर्माहट से भर जाता है, जिस पर मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और हम दोनों घर की तरफ लौट जाते हैं। घर पहुंचते ही फुंग ओल्ड मास्टर हमें साथ साथ चलते हुए देखते हैं, जिस पर उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। फिर वह कहते हैं, वेडिंग की सारी तैयारी हो चुकी है, 2 महीने बाद सेरेमनी होगी। मैं चाहता हूँ कि पूरे सिटी को पता चले कि तुम फुंग फैमिली के ऑफिशियल सन इन लॉ हो। जिस पर मैं सम्मान से जवाब देता हूँ, सब कुछ आपकी अरेंजमेंट के अनुसार होगा ग्रैंडफादर। रात को जब हम बेड पर लेटे होते हैं तब फुंग उयेन निन्ह मेरे सीने से लगकर धीरे से कहती है, पहले मुझे लगता था कि मैरिज सिर्फ एक बंधन है और ग्रैंडफादर द्वारा दिया गया एक टास्क है, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब मुझे बहुत खुशी महसूस होती है और आगे मैं इससे भी ज्यादा खुश रहूंगी। फिर वह अचानक सिर उठाकर चमकती आंखों से कहती है, वैसे मैं इन दिनों कंपनी में ट्रेनिंग ले रही हूँ। ग्रैंडफादर कह रहे थे कि मेरी प्रोग्रेस बहुत तेज है, भविष्य में मैं तुम्हारी मदद भी कर सकूंगी। यह सुनकर मैं मुस्कुरा देता हूँ। मेरी यूएन निन्ह सबसे बेस्ट है। वह यंग लेडी जो कभी सिर्फ पार्टीज और फन के बारे में सोचती थी, अब धीरे धीरे मैच्योर हो चुकी थी। अब वह अपने दम पर जिम्मेदारियां संभालने लगी थी और इस तरह फुंग गोल्ड मास्टर से किया गया मेरा वादा भी आखिर पूरा हो चुका था। इसके
इसके बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। लियू न्यूयन, थचू और जियांग जियांग भी कंपनी में स्टेबल होने लगते हैं। उनका पुराना घमंड धीरे धीरे गायब हो जाता है और वे पहले से ज्यादा समझदार बन जाते हैं। वहीं ट्रांतान तो भी अब फुंगुयन निन्ह को परेशान नहीं करता। कभी किसी इवेंट में मुलाकात हो भी जाए तो बस सिर हिलाकर ग्रीटिंग कर लेता है। उसने आखिरकार अपनी ऑब्सेशन छोड़ दी थी। दूसरी तरफ ली वान थू को भी अपनी खुशी मिल चुकी थी और अब उसका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं था, जिस पर धीरे धीरे पुराने सभी झगड़े और परेशानियां खत्म होने लगती हैं। अच्छे लोगों को शांति मिल जाती है और जिद्दी लोग भी आखिर अपना अतीत छोड़ देते हैं। सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा होता है। आगे 3 महीने बाद अचानक मेरे ऑफिस का दरवाजा खुलता है और फुंगुयन नीह लाल आंखों के साथ अंदर दौड़ कर आती है। उसके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट होती है। फिर वह उत्साह से कहती है, ग्यांगथान, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनते ही मैं अपनी चेयर से खड़ा हो जाता हूँ और जल्दी से रिपोर्ट अपने हाथ में ले लेता हूँ। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे होते हैं। जब मैं रिपोर्ट का रिजल्ट देखता हूँ तो मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है, जिस पर मैं उसे अपनी बाहों में भर लेता हूँ और उसके माथे पर किस करते हुए कहता हूँ, उयन निंग, थैंक यू। जब फुंग ओल्ड मास्टर को यह खबर मिलती है तो वह भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखें तक नम हो जाती हैं। बहुत अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिर वह तुरंत आदेश देते हैं, फुंग ग्रुप के सभी एम्प्लॉयज की सैलरी डबल कर दो, नहीं सैलरी इंक्रीज कर दो। इसके बाद मैं अपने ज्यादातर काम दूसरे लोगों को सौंप देता हूँ और पूरा समय फुंग उयन निन्ह के साथ बिताने लगता हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान वह पहले से ज्यादा नखरे करने लगती है, जिस पर मैं हर बार मुस्कुराकर पूछता हूँ, क्या खाना है? चाहे कितनी भी रात हो जाए, मैं खुद जाकर उसके लिए चीजें खरीद कर लाता हूँ। कभी कभी उसे प्रेगनेंसी सिकनेस की वजह से तकलीफ होती है, जिस पर मैं पूरी रात उसके पास बैठा रहता हूँ और उसकी पीठ सहलाकर उसे कंफर्ट देता हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैरिज सिर्फ बेनिफिट्स का एक्सचेंज है और बच्चे सिर्फ प्रॉमिस पूरा करने का तरीका है, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था कि उसके साथ रहना और हमारे बच्चे का जन्म होना, यही वह फैमिली थी जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। आगे 9 महीने और 10 दिन बीत जाते हैं और आखिर वह दिन आ जाता है। डिलीवरी रूम के बाहर मैं बेचैनी से चक्कर काट रहा होता हूँ। मेरे हाथ पसीने से भीगे हुए होते हैं। तभी अचानक बेबी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर मेरा दिल आखिर राहत की सांस लेता है। कुछ देर बाद नर्स बेबी को लेकर बाहर आती है और मुस्कुराकर कहती है, मिस्टर जियांग, यह एक बेटा है। मदर और बेबी दोनों बिल्कुल हेल्दी हैं। यह सुनते ही मैं तुरंत डिलीवरी रूम के अंदर चला जाता हूँ। वहाँ फुंग गुयेन निन्ह थकी हुई बेड पर लेटी होती है, जिस पर मैं उसका हाथ पकड़कर कहता हूँ, तुमने बहुत मेहनत की है। वह मुस्कुराकर बेबी की तरफ इशारा करती है, ग्यांगथान, हमारे बेटे को देखो। बाद में फुंग ओल्ड मास्टर बच्चा नाम रखते हैं, ग्यांग निम्फुंग। इस नाम का मतलब होता है फुंग उयन निन्ह के लिए हमेशा रहने वाली याद और प्यार, यानी हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। आगे बेबी के 1 मंथ सेलिब्रेशन वाले दिन वेडिंग सेरेमनी और फुल मून बैंक्वेट एक साथ आयोजित किए जाते हैं। पूरा माहौल बेहद भव्य और शानदार होता है, जिस पर जांग जांग बेबी को गोद में लेकर हंसते हुए कहता है, ब्रदर, भाभी, ये बच्चा कितना क्यूट है, मैं इसे बहुत प्यार करने वाला हूँ। वहीं लियो न्यूयन और थटू भी मुस्कुराते हुए कहती हैं, उयन निन्ह, तुम अब सच में बहुत खुश हो, हमें तुमसे ईर्ष्या होने लगी है। जिस पर फुंग उयन निन्ह मेरे सीने से लग जाती है और सामने मौजूद सभी लोगों को देखकर मुस्कुराने लगती है। उसकी मुस्कान खुशी और संतोष से भरी होती है। मैं उसके कान में धीरे से कहता हूँ, उयन निंग, ये मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुई थी, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें प्यार करने में बिताऊंगा। आगे की जिंदगी में 3 वक्त का खाना होगा, 4 मौसम होंगे, हमारे बच्चे होंगे और हम हमेशा साथ रहेंगे। यह सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह मुस्कुराकर कहती है, ग्यांगथान, मेरी जिंदगी में तुम्हारा होना सबसे अच्छी बात है। उसी समय बैंक्वेट हॉल की खिड़कियों से आती धूप हम दोनों पर पड़ती है, जो बेहद गर्म और चमकदार महसूस हो रही होती है। कभी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रूप में शुरू हुआ यह रिश्ता अब सच्चे प्यार में बदल चुका था। एक ऐसा प्यार जो दिल में हमेशा के लिए बस चुका था। आखिर करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी भी उस इंसान की बराबरी नहीं कर सकती जो हर सुबह और हर रात तुम्हारे साथ खड़ा रहे। और कभी कभी एक जिद्दी वाइफ ही इंसान की पूरी जिंदगी की ट्रू लव बन जाती है।